हाँ, अब शांत हो जाइएगा। और क्या हुआ, क्या हुआ? चलिए, अब बातचीत करना बंद कीजिए। बातचीत करना बंद कीजिए। चलिए, सबका पढ़ाई चल रहा है ना? घर पर? सेल्फ स्टडी करने में कोताही नहीं न बरत रहे हैं? और तुमको अलग सिखाना पड़ेगा। पीछे वो लग रहा है। आपको शुरू अपनों से मतलब रखिए, दूसरा से मतलब रखिएगा। बस खेल खत्म है। जनरल कंपटीशन का तैयारी को आप हल्के में मत लीजिए। बहुत कठिन तैयारी है। आप खुद से मतलब रखिए, खुद पढ़ना है। ये नहीं वो नहीं पढ़ा तो हम भी आज नहीं पढ़े। खुद से मतलब रखना है पहले। हाँ, स्वार्थी बनना, वेरी गुड। अब बहुत जो है क्या करता है, दूसरे से मतलब रख। वो क्लास आएगा तो पहले सीट रखेगा कि मेरा दोस्त आ रहा है। अब बाद में पता चलता दोस्त का रिजल्ट हो गया, वो सीटें रख रहा है। बात समझे कि नहीं? क्लास में दूसरे के लिए सीट कह रखते हैं। ये ठीक आदत है। आज के बाद कोई ऐसा नहीं करेगा। जो आएगा अपने जहां जगह बैठेगा। कौन बैठने नहीं देता है? तो फिजिकल का तैयारी क्लासरूम में चालू करो। ठीक है ना? हाँ, टांग तोड़ दो, बाद में थाना पुलिस हम देख लेंगे। ठीक है ना? कोई किसी के लिए जगह नहीं रखेगा, अपना आएगा बैठेगा। आपको क्या जरूरी है? आपका पढ़ाई पहले अपनी पढ़ाई को मतलब रखिए, तब दूसरों से कोई मतलब रखना है। परीक्षा देने जाते हैं, अगल बगल का कोई आपको प्रश्न बताएगा उत्तर? नहीं बताएगा। बताएगा तो गलत बताएगा, या और गलती करवा दे इसका। और आप देख रहे हैं ना कितना ज्यादा कंपटीशन है एक एक सीट के लिए। इसलिए हम कहते स्वार्थी बनिए, अपने से मतलब रखिए। सीट कौन कौन सीट रखता है जी? सबसे प्रश्न पूछ लेंगे तो लगेगा 2 क्विंटल भार रख दिया है सिर पर, मुंह से आवाज नहीं निकलेगा। तो जहां हुनर दिखानी चाहिए वहां नहीं दिखा रहा। चलिए अब दोस्तों, आइए हम विषय वस्तु पर आते हैं। और सब कुछ का दारोमदार यही है, जिसका घर पर पढ़ाई चल रहा है अच्छे से, उसका रिजल्ट कोई रोक नहीं सकता है। जिसका पढ़ाई कोताही तरीके से चल रहा है, एक दिन पढ़ रहा है, दूसरा दिन नहीं पढ़ रहा है, तीसरा दिन घूमने जा रहा है, चौथा दिन फोन पर बात कर रहा है, समझियो गया। और बहुत ऐसा बहुत है दोस्तों, आप नहीं है, अच्छी बात है। ऐसा बहुत है जिसका काम है बैग लटका के कोचिंग आएगा, कोचिंग जाएगा, कोचिंग आएगा, कोचिंग जाएगा। सेल्फ स्टडी के नाम पर 0 बटे सन्नाटा। ऐसी स्थिति में आप मानिए आपका रिजल्ट नहीं होने जा रहा है। हम तो यहां पर विषय वस्तु का डिस्कशन कर रहे हैं, आपको विषय वस्तु समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको क्वेश्चन याद करने में आसानी हो, जल्दी याद हो, लंबे समय तक याद हो। लेकिन उस प्रश्नों को बनाइएगा
उस प्रश्नों को याद करिएगा आप घर पर बैठकर, कितना भी टैलेंटेड हो कोई क्यों ना, जब तक वो सेल्फ स्टडी नहीं करेगा, घर पर बैठकर नहीं पड़ेगा, उसका कहीं पर कोई रिजल्ट नहीं होगा दोस्तों, ये तय है। इसको आप समझिए और इसको बहुत गंभीरता पूर्वक लीजिए। अब आइए दोस्तों, कल के क्लास में अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये बहुत का क्वेश्चन है और इनका क्वेश्चन है कि सिलेबस को लेकर बहुत टेंशन में रहता है कि खत्म होगा कि नहीं होगा। टेंशन लेकर क्या कर लीजिएगा, क्या उखड़ जाएगा आपसे बताइए, समझ रहे ना? अरे हल्ला मत करिए। आप एडमिशन ले लिया, हमारे भरोसा पर लिए ना, सिर्फ पढ़िए। अब झूठ मूठ के टेंशन में है, बाप रे सिलेबस समाप्त नहीं होगा, और उस टेंशन में अभी ये से पढ़ना चालू कि आगे सिलेबस तो समाप्त नहीं होगा। क्या ये ठीक बात है? बिल्कुल समाप्त होगा। क्या हर दिन के क्लास से यह नहीं लग रहा कि आपके ज्ञान में वृद्धि हो रही है कि नहीं है? और ज्ञान में लगातार अगर वृद्धि हो रही है हर दिन के क्लास में, यही तो क्लास का मतलब है। तो सिलेबस का बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, वो खत्म होगा। और दोस्तों यही वो कोचिंग है जहां खत्म होता है। बाकी तो 10 पेज का बायोलॉजी और 15 पेज का फिजिक्स केमिस्ट्री रहता है, उसको 5 दिन में रट्टा मार दीजिएगा, वो एकदम पूरा आत्मविश्वास से लेवरेज हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी समाप्त, अब परीक्षा में गए तो छात्र देख ऐसे कर। तो सिलेबस बहुत बड़ा है, एक दिन का खेल। और ये मत सोचिए कि हम सिलेबस में कुछ नहीं जान रहे, आप बहुत कुछ पहले से भी जान रहे हैं, आगे ना है। ऐसा तो नहीं कि यहां पर आए तभी जाने, बहुत कुछ आप पहले से भी, और हर दिन के क्लास से आपके जानकारी में वृद्धि, और अंततः इतनी वृद्धि होगी कि आप 100 में 90 92 बनाने के लायक हो जाएंगे। आइए दोस्तों, कि हमने कल के क्लास में इस बात को समझे थे कि केमिस्ट्री के विकास के शुरुआती चरण में जो रासायनिक संयोग के नियम प्रतिपादित किए गए थे, तो भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने रासायनिक संयोग के नियम को तो प्रतिपादित कर दिया था, लेकिन उसका व्याख्या एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। और जब डाल्टन ने रासायनिक संयोग के नियमों की जांच करने लगी, तो उसी जांच के दौरान उन्होंने एक नए चीज को खोजा, और वो खोज था उनका परमाणु। हर पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे कहते हैं परमाणु, और ये बात सबसे पहले जॉन डाल्टन ने बताया। उसके बाद जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी लाया, और जॉन डाल्टन पहले ऐसे वैज्ञानिक बने जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी लाया। और जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी की सबसे बड़ी उपलब्धता यही थी। अरे क्या कर रहा है जी, क्लास चालू हो गया, क्लास को खाली कर दो, क्लास में मत रहो। जॉन डाल्टन के रासायनिक संयोग, जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्हीं का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोग के चारों नियमों की व्याख्या किया। लेकिन समय बीतने के साथ साथ जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कुछ त्रुटियां आ गई, अर्थात जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कुछ गलतियां आ गई। वो कौन कौन सी गलती थी? तो आइए अब ये समझते हैं कि जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी में कौन सी प्रमुख त्रुटियां थी, कौन सी प्रमुख गलतियां थी।
तो जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे भयंकर गलती जो थी कि जॉन डाल्टन ने कहा कि परमाणु अविभाज्य है। जॉन डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में कहा कि परमाणु क्या है, अविभाज्य, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन बाद के वैज्ञानिकों ने परमाणु को विभाजित कर दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। वर्तमान में परमाणु विभाजित है, वर्तमान में परमाणु विभाजित है। बात समझ गए कि नहीं? तो जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी की सबसे बड़ी गलतियां ये थी कि उन्होंने कहा परमाणु अविभाज्य, जबकि बाद में वैज्ञानिकों ने परमाणु को विभाजित करके 3 कणों में बांट दिया। ये 3 कण था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। दूसरी गलती, जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की दूसरी प्रमुख गलती कि उन्होंने कहा कि एक पदार्थ के सभी परमाणु आपस में, एक पदार्थ के सभी परमाणु आपस में हर दृष्टिकोण से क्या होते हैं, हर दृष्टिकोण से एक समान होते हैं, हर दृष्टिकोण से एक समान होते हैं। कहा था कि नहीं कहा था? भूल तो नहीं गए हैं? तो जॉन डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में कहा कि एक पदार्थ के सभी परमाणु आपस में हर दृष्टिकोण से एक समान होते हैं। इसमें भी कुछ त्रुटियां आ गई, इसमें भी कुछ गलतियां पकड़ा गया। अब कैसे? प्रकृति में कई ऐसे पदार्थ है जैसे कि कार्बन, कार्बन के कुछ परमाणु ऐसे हैं जिसका वजन कितना है, 12। जबकि कार्बन के कुछ परमाणु ऐसे जिसका वजन 12 नहीं बल्कि 14 है। एक ही पदार्थ है जी, कार्बन। एक परमाणु का वजन 12, दूसरे का वजन 14। कहां गए डाल्टन साहब? पकड़ा गए हैं। तो डाल्टन का कहना था, जॉन डाल्टन का कहना था कि एक पदार्थ के सभी परमाणु आपस में हर दृष्टिकोण से एकदम क्या होगा, लेकिन कार्बन द्रव्यमान के दृष्टिकोण से एक समान नहीं है। गलतियां धरा गया। हालांकि ये उतनी बड़ी गलती क्योंकि प्रकृति में बहुत ऐसे कम पदार्थ हैं जिनके परमाणु का वजन भिन्न भिन्न होता है। अधिकांश पदार्थ के लिए यह कथन बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ कुछ के लिए गलती है। अब कुछ के लिए गलती है तो गलती को छोड़ देंगे जी। तो एक गलती यहां धरा गया। एक तीसरी गलती और धराया जॉन डाल्टन का। एक तीसरी गलती और धराया। तीसरी गलती धराया कि जॉन डाल्टन ने कहा कि भिन्न भिन्न पदार्थ के परमाणु हर दृष्टिकोण से अलग अलग तो होवे करते हैं, लेकिन जॉन डाल्टन का कहना था हर दृष्टिकोण से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। भिन्न होते हैं यानी अलग अलग होते हैं। यहां पर भी कुछ गलतियां धरा गया और कुछ गलतियां में एक एग्जांपल आपके सामने रख रहे हैं। ऑर्गन जिसका रासायनिक संकेत होता है एयर। ऑर्गन के एक परमाणु का वजन कितना, 39 होता है। और पोटेशियम जो अलग पदार्थ है कि नहीं,
और पोटेशियम के भी एक परमाणु का वजन 39। पदार्थ भिन्न भिन्न है लेकिन परमाणु का द्रव्यमान क्या हो गया, समान हो गया। और जॉन डाल्टन जी इधर आ गए यहां पर भी। हालांकि ये गलतियां भी जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी का सूक्ष्म गलतियां नहीं, छोटी गलतियां है। सबसे बड़ी गलती जॉन डाल्टन का एक नंबर वाला था कि जॉन डाल्टन ने जोर देकर कहा परमाणु अविभाज्य है। जॉन डाल्टन ने जोर देकर कहा कि परमाणु अविभाज्य अविभाज्य, और वैज्ञानिकों ने सबसे पहले उसी को विभाजित कर दिया। बात समझे कैसे? तो जॉन डाल्टन की प्रमुख गलतियों देखे कि नहीं देखे? जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी की जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी की सबसे बड़ी गलती ये निकली कि उन्होंने कहा परमाणु अविभाज्य है, जबकि बाद के समय में वैज्ञानिकों ने परमाणु को विभाजित कर दिया। वर्तमान में परमाणु विभाज्य है और परमाणु को विभाजित करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और दूसरी गलती निकली जो उसकी बहुत बड़ी गलती नहीं थी। दूसरी गलती उनकी ये निकली कि उन्होंने कहा कि एक पदार्थ का परमाणु हर दृष्टिकोण से क्या होगा, एक समान होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रकृति में एक ही पदार्थ के कुछ परमाणु द्रव्यमान में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कार्बन के कुछ परमाणु का द्रव्यमान 12 तो कुछ का 14 होता है। उसके बाद जॉन डाल्टन ने यह कहा था कि भिन्न भिन्न पदार्थ के परमाणु हर दृष्टिकोण से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। लेकिन हमने देखा कि अलग अलग पदार्थ के परमाणु का द्रव्यमान समान है। यानी थोड़ी सी गलती यहां पर भी निकल गई। यानी प्रॉब्लम है। और उसके बाद एक और गलती बता रहे हैं। एक और गलती कि पृथ्वी का जो ये पर्यावरण है इसमें एक पदार्थ कई रूपों में रहता है। एक ही पदार्थ कई रूपों में रहता है। उदाहरण के लिए लेते हैं हम कार्बन को। कार्बन को हीरा भी क्या है, कार्बन है। ग्रेफाइट भी क्या है, कार्बन है। फुलेरिन भी क्या है, कार्बन है। चारकोल, चारकोल भी क्या है, कार्बन है। कोक का नाम सुने, कोक, पीने वाला कोक नहीं, जलाने वाला कोक। कोक भी क्या है, कार्बन है। और आंखों में लगाने वाला काजल भी क्या है, कार्बन है। बात समझ रहे कि नहीं? कोक कार्बन, हीरा कार्बन, ग्रेफाइट कार्बन, फुलेरिन कार्बन, चारकोल कार्बन, काजल कार्बन, सब कार्बन। एक ही पदार्थ का कई रूपों में पाया जाने की घटना को अपरूपता कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरूपता कहते हैं, एलोट्रोपिज्म कहते हैं, एलोट्रोपिज्म कहते हैं। एक ही पदार्थ का कई रूपों में पाए जाने की घटना को क्या कहते हैं? अपरूपता कहते हैं, अपरूपता कहते हैं। और जॉन डाल्टन ने क्या कहा था जानते हैं? जॉन डाल्टन ने कहा था कि एक पदार्थ एक ही तरह का होगा, उसमें एक से अधिक गुण होगा ही नहीं। जॉन डाल्टन ने अपने एटॉमिक थ्योरी में कहा कि एक पदार्थ में एक ही तरह का गुण होगा, एक पदार्थ में एक ही तरह का गुण होगा। लेकिन यह तो गलत हो गया। किसके संदर्भ में? हीरा, हीरा, हीरा इतना कठोर कि अगर फेंक के मारेंगे कपार फूट जाएगा। अब वही काजल इतना मुलायम आप जानबे करते हैं। अब ये भी कार्बन, इतना अंतर क्यों? छोड़िए क्यों होता है, और इसको कहते हैं
जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी को पढ़िएगा तो आपको लगेगा अपरूपता कुछ होता ही नहीं है। तो जॉन डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी अपरूपता का भी व्याख्या करने में सफल है। लेकिन जॉन डाल्टन के हम जितनी भी गलतियां पकड़े हैं उनमें सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने कहा कि परमाणु अविभाज्य है। जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी की अन्य गलतियां उतनी बड़ी गलती नहीं है। सबसे बड़ी गलती क्या है? उन्होंने कहा परमाणु, और उसको वैज्ञानिक ने भीतर जा जाके विभाजित किया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। बात समझ गए? कोई दिक्कत? तो जॉन डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी की कौन कौन सी प्रमुख गलतियां या त्रुटियां या कमियां थी वो समझे कि नहीं समझे? एक बार नोट में पढ़िए तो तब हम अगला टॉपिक पे आते हैं। रोहित कुमार कर इंग्लिश में लिखिए। अच्छा, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखते हैं। एक चारकोल क्या है? चारकोल पदार्थ है। चारकोल ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। प्रियकांत कुमार कर बायो का नोट देखने से नहीं लगता कि खत्म होगा। देखने से तो बहुत कुछ लगता है, जो दिखता है। वेरी गुड। आइए दोस्तों, आप पढ़िए, आपके हाथ में सिर्फ पढ़ना है, ठीक है ना? आइए अब किसको हम जानेंगे? परमाणु को जान, एटम को जानेंगे। अब आप कहिएगा एटम को तो जान चुके हैं, पदार्थ के सूक्ष्म कण को ही परमाणु कहते हैं। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि पदार्थ के सूक्ष्म कण को परमाणु कहते हैं। अब पदार्थ के सूक्ष्म कण को अणु भी कहते हैं। परमाणु भी पदार्थ के सूक्ष्म कण है, अणु भी पदार्थ के सूक्ष्म कण है। तो दोनों में हम धरफरा न जाए, इसके लिए कॉन्सेप्ट का पूरा क्लियर होना जरूरी है। हालांकि एक बात जान गए हैं कि अणु से छोटा होता कौन? क्योंकि अणु सूक्ष्म कण तो है लेकिन वे परमाणु से ही मिलकर बनता है। तो परमाणु भी सूक्ष्म कण है, अणु भी सूक्ष्म कण है, लेकिन दोनों में ज्यादा सूक्ष्म कौन है? परमाणु है। वेरी गुड दोस्तों। लेकिन अब परमाणु को थोड़ा और विस्तार में समझो। परमाणु को थोड़ा और विस्तार में समझेंगे। परमाणु क्या है? पदार्थ के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? पदार्थ के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? और परमाणु पदार्थ के वो सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। कोई भी रिएक्शन होता है जी, हम कहते हैं कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन से हुआ, कार्बन डाई। तो कार्बन जो रिएक्शन में भाग लिया, वास्तव में कार्बन के तरफ से कार्बन का परमाणु भाग लिया। ऑक्सीजन रिएक्शन में भाग लिया, वास्तव में ऑक्सीजन के तरफ से ऑक्सीजन का परमाणु भाग लिया। तो पदार्थ के सूक्ष्म कण परमाणु है।
और परमाणु पदार्थ के ऐसे सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। और परमाणु अत्यंत क्रियाशील होता है। परमाणु अत्यंत क्रियाशील होता है। क्रियाशील का मतलब क्या? रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव होता है यानी कोई भी परमाणु चाहेगा दूसरे से रिएक्ट कर ले। रिएक्ट। परमाणु अत्यंत क्रियाशील होता है। परमाणु अत्यंत क्रियाशील होता है और इसका अपवाद है क्या? अक्रिय गैस, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इनर्ट। इनर्ट गैस का परमाणु क्रियाशील। इनर्ट गैस के परमाणु को छोड़कर जितने भी पदार्थ के परमाणु हैं सब क्या होते हैं? क्रियाशील। कहने का मतलब क्या? रिएक्टिव। रिएक्टिव कहने का मतलब दूसरे पदार्थ से भिड़ने वाला। अब मान लीजिए प्रकृति में कार्बन का परमाणु, अब ये कार्बन का परमाणु कहीं पर है, ये स्थिर नहीं रहेगा। ये खोजेगा किधर है ऑक्सीजन, किधर है ऑक्सीजन, किधर है हाइड्रोजन, किधर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मिलेगा लपक के बनाएगा क्या? ऑक्सीजन मिलेगा लपक के बना लेगा क्या? स्थिर रहबे नहीं करेगा ये। उधर हाइड्रोजन है वो भी बौक रहा है, किधर हो कार्बन। कार्बन का भी परमाणु क्रियाशील, हाइड्रोजन का भी परमाणु क्रियाशील, यानी रिएक्शन करने के लिए बेताब रहता है। दोस्तों अपवाद सिर्फ कौन है? किसके परमाणु क्रियाशील नहीं होते हैं? बात समझे कैसे? अब दोस्तों कि परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं तो इसके कारण परमाणु मुक्त अवस्था में, फ्री स्टेट में, मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते। एक अकेला परमाणु रह पाएगा? अकेला एक अकेला परमाणु अकेला रह ही नहीं पाएगा। क्योंकि देख रहे हैं ना परमाणु का विशेषता। परमाणु पदार्थ के सूक्ष्म कण है। परमाणु अत्यंत क्रियाशील होने के कारण ही, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के कारण ही ये सब परमाणु की विशेषताएं हैं और ये विशेषताएं अणु में नहीं पाई जाती। बस समझ रहे कि उसके बाद अब ये जान गए कि परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं रहते, तो सवाल है कि परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं रहते तो क्यों नहीं रहते हैं? तो वो अत्यंत क्रियाशील होते हैं। अब परमाणु मुक्त अवस्था में नहीं रहते हैं क्योंकि वे अत्यंत क्रियाशील है, तो फिर सवाल है परमाणु रहते कैसे हैं? किसी तरह तो रहते ही होंगे, किसी न किसी तरह तो रहता ही होगा। तो परमाणु जब अभिक्रिया में भाग लेकर क्या बन जाते हैं, या अभिक्रिया में भाग लेकर क्या बन जाते हैं? आयन। तो अणु या आयन बनकर परमाणु क्या हो जाते हैं? अस्थाई हो जाते हैं। कहने का मतलब स्थिर हो जाते हैं, तब वो क्रियाशील नहीं रहते। तो एक परमाणु तब तक क्रियाशील नहीं होगा जब तक वो मिलकर क्या न बना ले, अथवा आयन न बना ले।
अणु के बारे में तो अब थोड़ा बहुत जान गए कि अणु सूक्ष्म कण है जो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, लेकिन आयन के बारे में नहीं बताए, आगे हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल अभी ये जानिए कि एक परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं जिसके कारण वो मुक्त अवस्था में पाए, और ये परमाणु की क्रियाशीलता तब समाप्त होती है जब वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर क्या न बन जाए। तो परमाणु क्रियाशील होते हैं जिसके कारण मुक्त अवस्था में नहीं रहते हैं, मुक्त अवस्था में नहीं रहते हैं, और वे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। और जब परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा तो या तो वो क्या बन जाएगा अय्या, तब वो क्या हो जाएगा, एक परमाणु किस रूप में अस्थाई बनते हैं। क्लियर हुआ, समझ गए। तो परमाणु की विशेषता समझे कि नहीं समझे, परमाणु की विशेषता समझे कि नहीं समझे। परमाणु पदार्थ के सूक्ष्म कण है, परमाणु ऐसे सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में, और परमाणु अत्यंत परमाणु क्रियाशील होने के कारण मुक्त अवस्था में, और जब परमाणु अणु या आयन बन जाता तब वो क्या हो जाते हैं। हालांकि ये भी याद रखना कि एक पदार्थ का परमाणु अपवाद है, अक्रिय गैस का परमाणु क्रियाशील, इसलिए अक्रिय गैस का परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, इसलिए इसको अस्थाई बनने के लिए अणु आयन में बदलने की जरूरत। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये था परमाणु का विशेषता, परमाणु का विशेषता। लेकिन अब आपको यह भी समझना है कि परमाणु कैसे होते हैं, परमाणु कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे होते हैं। अभी तक ना आपने परमाणु का गुण पढ़े कि सूक्ष्म कण है, मुक्त अवस्था में नहीं रहते हैं, क्रियाशील होते हैं, अणु और आयन बनकर अस्थाई। लेकिन ये होते कैसे, कैसे होते, नो प्रॉब्लम, कैसे होते हैं। किसी भी पदार्थ का परमाणु का आकार गोल गोल होते। हाँ, ये अलग बात है कि किसी के परमाणु का त्रिज्या कम और किसी का ज्यादा, किसी का कम किसी का ज्यादा, लेकिन सबका परमाणु क्या, बात समझ गए। तो परमाणु की आकृति कैसी होती है, लेकिन सभी पदार्थ के परमाणु के गोलीय आकृति की त्रिज्या एक समान। सबसे छोटा आकार का परमाणु किसका है, हाइड्रोजन का है सबसे छोटा आकार का परमाणु, और हाइड्रोजन से बड़ा हीलियम, हीलियम से बड़ा लिथियम। जो जो आगे बढ़ेंगे परमाणु का त्रिज्या क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। हर पदार्थ का परमाणु अलग अलग होते हैं, लेकिन हर पदार्थ का परमाणु, आप समझ गए। और इस गोल आकार के परमाणु का औसत आकार या औसत व्यास जो होता है वो 10 के पावर -15 नहीं, नोट में गलत है, 10 के पावर 10, 10 के पावर माइनस, ध्यान रखिएगा। हर पदार्थ के परमाणु का आकार अलग अलग होता है, लेकिन हम किसकी बात करें, औसत आकार परमाणुओं का 10 के पावर 15 नहीं, 10 का पावर -10 मीटर होता है। नोट में गलती है, थोड़ा सही कर लिए। नोट में जो 10 के पावर -15 है परमाणु वाला में, उसको 10 के पावर -10 कर देना। सबसे छोटा परमाणु किसका, बात समझ गए। परमाणु का आकार कैसा, सब पदार्थ का परमाणु गोले आकृति का होता है,
परमाणु का औसत आकार। क्लियर हो गया। अब परमाणु के बारे में एक भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे बनेगा ही बनेगा। क्लियर। देखिए एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि परमाणु का खोज किसने किया है। पूरा रामायण पढ़ा दिया, पूछ रहे कि राम क्या भाई था। है? अरे परमाणु का खोज जॉन डाल्टन ने किया था। परमाणु का खोज जॉन डाल्टन ने किया था। जॉन डाल्टन। अब पहला परमाणु सिद्धांत भी किसने दिया था? जॉन डाल्टन। आइए दोस्तों अब पढ़ते हैं केमिकल। फिर हल्ला कर। केमिकल सिंबल, रासायनिक संकेत। केमिकल सिंबल यानी रासायनिक संकेत। अब दोस्तों आप इसी केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में पढ़े कि पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, तत्व, यौगिक और परिणाम। ऐसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से बना हो, ऐसा पदार्थ जो भिन्न भिन्न परमाणु लेकिन एक ही प्रकार के अणु से बना हो यौगिक। अब भिन्न भिन्न तत्व यौगिक से बने पदार्थ को अपनी इसको पढ़ लिए हैं, भूल गए तो एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। पदार्थ तीन प्रकार के होते, तत्व, यौगिक और मिश्रण। अब इस पदार्थ में जो तत्व है, केमिस्ट्री में तत्व को संक्षिप्त में प्रदर्शित करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो रासायनिक संकेत वो संकेत है जिसके द्वारा किसको प्रदर्शित किया जाता है? तत्व को। रासायनिक संकेत वो संकेत है जिसके द्वारा किसको दर्शाया जाता है? क्या रासायनिक संकेत के द्वारा यौगिक को दर्शाया जाता है? नहीं। क्या रासायनिक संकेत के द्वारा मिश्रण को दर्शाया जाता है? नहीं। रासायनिक संकेत के द्वारा किसको दर्शाया जाता है? तो रासायनिक संकेत वो संकेत है, रासायनिक संकेत वो संकेत है, रासायनिक संकेत वो संकेत है जिसके द्वारा केमिस्ट्री में तत्वों को संक्षिप्त तरीके से दर्शाया जाता है। उदाहरण के लिए फ्लोरीन एक तत्व है और केमिस्ट्री में फ्लोरीन को दर्शाने के लिए किसका इस्तेमाल? एफ का इस्तेमाल किया जाता है। ये एफ क्या है? किसका क्या है? ठीक उसी तरह Na एक प्रकार का क्या है? संकेत। तो किसका? तो रासायनिक संकेत का संबंध किससे है? केमिस्ट्री में जिन संकेतों के द्वारा तत्व को दर्शाया जाता है उन्हीं संकेत को क्या कहते हैं? अब ध्यान दीजिए दोस्तों,
कि एक तत्व का रासायनिक संकेत, एक तत्व का रासायनिक संकेत 3 बातों की जानकारी देता है। एक तत्व का रासायनिक संकेत कितने बातों की जानकारी देता है? 3 बातों की जानकारी देता है। 3 बातों की जानकारी देता है। एक संकेत एक तत्व की जानकारी देता है। तत्व के एक परमाणु का प्रतिनिधित्व करता है और तत्व के एक परमाणु के द्रव्यमान का प्रतिनिधित्व का मतलब समझ लेना, रिप्रेजेंटेशन। बात समझे कि नहीं समझे? एक तत्व का या एक रासायनिक संकेत क्या है वो तो आप समझ ही गए कि केमिस्ट्री में एलिमेंट यानी तत्व को संक्षिप्त तरह से दिखाने के लिए जिसका इस्तेमाल होता है वही क्या है? संकेत यानी रासायनिक संकेत। और एक रासायनिक संकेत से कितनी बातों का रिप्रेजेंटेशन होता है? 3। एक संकेत एक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, एक से अधिक तत्व का नहीं। क्या एक संकेत 2 तत्वों को दिखा सकता है? बिल्कुल नहीं। हर तत्व का संकेत अलग अलग होता है। एक संकेत एक से अधिक तत्वों को दिखा नहीं सकता है। तो एक संकेत एक ही तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। एक संकेत तत्व के एक परमाणु को दिखाता है, एक संकेत तत्व के एक परमाणु का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए एक संकेत क्या? सी। एक संकेत सी, ये किसको दर्शा रहा है? कार्बन को। वेरी गुड। क्या ये कार्बन के अतिरिक्त किसी और को भी दिखा रहा है? नहीं। सी जो है ये केवल एक तत्व को दर्शा रहा है और वो तत्व कौन है? कार्बन। ये कार्बन के अतिरिक्त किसी और को नहीं दिखा रहा है। एक संकेत एक से अधिक तत्व के हो ही नहीं सकते। अब ये सी कार्बन को दिखा रहा है तो कार्बन के कितने परमाणु को दिखा रहा है? एक। ये सी कार्बन के कितने परमाणु को दर्शा रहा है? कार्बन के एक परमाणु को दर्शा रहा है। कार्बन के एक परमाणु को दर्शा रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये सी कार्बन के कितने परमाणु के द्रव्यमान का प्रतिनिधित्व कर रहा है? ये कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मान लीजिए आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछ दिया कि सी का द्रव्यमान कितना है? सी का द्रव्यमान कितना है? तो आप उत्तर दिए क्या? और ये 12 कितने परमाणु का द्रव्यमान है? एक।
यानी वो सी का द्रव्यमान पूछ रहा है, मतलब कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान पूछ रहा है, कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान पूछ रहा है। बात समझे कि नहीं समझे? अब वही आपसे पूछता कि कार्बन के 10 परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, कार्बन के 10 परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, होगा कि नहीं होगा? कार्बन के 10 परमाणु का द्रव्यमान। लेकिन जब आपसे पूछा कि सी का द्रव्यमान कितना होगा, तो आपने कितने परमाणु का द्रव्यमान बताया। इसका मतलब है संकेत केवल कितने परमाणु के द्रव्यमान को दिखाता है, एक। एनी प्रॉब्लम? संकेत का संबंध तत्व से है कि यौगिक से है या मिश्रण से है? एक तत्व का संकेत कितनी बातों को प्रदर्शित करता है, कौन कौन? बात समझ गए? कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिए कि रासायनिक संकेत लिखने की परंपरा की शुरुआत, रासायनिक संकेत लिखने की परंपरा की शुरुआत भी किसके द्वारा किया गया था? जॉन डाल्टन के द्वारा। रासायनिक संकेत लिखने की परंपरा की शुरुआत किसने की थी? जॉन डाल्टन ने की थी। लेकिन जॉन डाल्टन का जो रासायनिक संकेत था, जॉन डाल्टन का जो रासायनिक संकेत था वो कैसा था? चित्रात्मक था। सबसे पहले तत्व का रासायनिक संकेत लिखने की शुरुआत किसने की? जॉन डाल्टन ने की। लेकिन जॉन डाल्टन का रासायनिक संकेत कैसा था? चित्रात्मक था, यानी कि उनके संकेत चित्र के रूप में थे, उनके संकेत चित्र के रूप में थे। जैसे कि ये संकेत था किसके लिए? ये संकेत किसके लिए थे? ऑक्सीजन के लिए थे। ये संकेत किसके लिए थे? किसके लिए थे? फास्फोरस के लिए। तो रासायनिक संकेत लिखने की परंपरा की शुरुआत सबसे पहले जॉन डाल्टन ने किया, लेकिन उनका संकेत लिखने का तरीका क्या था? तो जॉन डाल्टन के समय तत्व बहुत कम थे, इसीलिए उन्हें चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित करना आसान था। लेकिन धीरे धीरे तत्वों की संख्या क्या होते गई? बढ़ते गई। जब तत्वों की संख्या बहुत बढ़ गई तो उतने सारे तत्वों का संकेत चित्र के रूप में याद रखना संभव होगा? तो शुरुआत में ये संकेत तो चले, लेकिन आगे चलकर इन संकेत यानी चित्र के द्वारा संकेत लिखने की परंपरा को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, क्योंकि तत्व हो गए थे बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा तत्व का संकेत चित्र के रूप में देना और उसे याद रखना एक कठिन कार्य था। इसलिए जॉन डाल्टन के द्वारा, जॉन डाल्टन के मेथड से संकेत लिखने की परंपरा को त्याग दिया गया। जब जॉन डाल्टन के द्वारा संकेत लिखने की परंपरा को त्याग दिया गया तो शुरुआत हुई आधुनिक संकेतों का। शुरुआत हुई किसकी? आधुनिक संकेत लिखने का। वर्तमान समय में जो हम संकेत लिखते हैं वो कैसा संकेत है? और वर्तमान के संकेत अर्थात आधुनिक संकेत लिखने की नींव सबसे पहले किसने डाली?
बर्जिलियस ने डाली। आज हम जिन संकेतों का इस्तेमाल करते हैं, आज जिन संकेतों का हम इस्तेमाल करते हैं, उन संकेत लिखने की परंपरा की शुरुआत सबसे पहले किसने की? बर्जिलियस। बर्जिलियस ने संकेत लिखने की जिस परंपरा की शुरुआत की, उसी का आज पालन हो रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं? अब सवाल है, आधुनिक संकेत कैसे लिखे जाते हैं? तो आधुनिक संकेत 3 तरह से लिखे जाते हैं। या वर्तमान में जो तत्वों के आधुनिक संकेत सुनिश्चित किए गए हैं, वो कितने तरह से किए गए हैं? 3 तरह से। वर्तमान में आप तत्व को जिन संकेतों से दर्शा रहे हैं, वो सारे संकेत कितने तरह से लिखे गए हैं? वो सारे संकेत कितने तरह से लिखे गए हैं? 3 तरह से लिखे गए हैं। और वो 3 तरह कौन कौन है, आइए बताते हैं। पहला है कि तत्व के अंग्रेजी नाम का प्रथम अक्षर को क्या बना दिया गया? जैसे सल्फर का संकेत क्या होता है? कार्बन का संकेत क्या होता है? ठीक है ना? कार्बन का संकेत क्या होता है? सी। बोरोन का संकेत क्या होता है? बी। तो कई ऐसे तत्व हैं जिसके अंग्रेजी नाम का प्रथम अक्षर ही उसका क्या है? संकेत। जैसे सल्फर का संकेत क्या है? एस। कार्बन का संकेत क्या है? सी। बोरोन का संकेत क्या है? बी। तो कई ऐसे तत्व हैं जिनके रासायनिक संकेत उसके अंग्रेजी नाम के पहले अक्षर से तय हुए हैं। उसके बाद कुछ ऐसे तत्व हैं जिस तत्व के अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर के अलावे एक और अक्षर मिलाकर संकेत तय किए गए हैं। संकेत तय किए गए। कुछ ऐसे तत्व हैं जिनका रासायनिक संकेत में अंग्रेजी नाम का प्रथम अक्षर के बाद एक और अक्षर लिया गया। उदाहरण के लिए सिलिकॉन का रासायनिक संकेत क्या है? बेरिलियम का रासायनिक संकेत क्या है? बी। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अब कुछ तत्व के रासायनिक संकेत में अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर के बाद एक और अक्षर लेने की जरूरत क्यों पड़ी? अब ध्यान दीजिए, सिलिकॉन से पहले किसका खोज हो गया था? वैज्ञानिकों ने सिलिकॉन से पहले किसका खोज किया? और सल्फर का रासायनिक संकेत एस तय हो गया। सल्फर का रासायनिक संकेत एस तय हो गया था। और उसके बाद प्राप्ति हुई किसकी? सिलिकॉन के भी अंग्रेजी अक्षर का पहला
अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर क्या है? एस पहले से तय था किसका? तो इसका संकेत तय करने के लिए एस को भी ले लिया गया, साथ साथ आई को भी ले लिया गया। तो कुछ तत्व के संकेत में अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर के बाद एक और अक्षर इसलिए लिया गया कि एक अक्षर पहले से ही किसी और तत्व का तय हो गया था। उदाहरण के लिए बोरन का रासायनिक संकेत क्या है? यानी वैज्ञानिकों ने बेरिलियम से पहले किसका पता लगाया? अब बोरन के बाद किसका पता लगा? अब बेरिलियम के भी अंग्रेजी नाम का प्रथम अक्षर अभी अभी पहले से तय हो गया किसका? इसीलिए बेरिलियम का संकेत क्या तय किए गए? तो बात समझे कि नहीं? कुछ तत्वों के रासायनिक संकेत में अंग्रेजी अक्षर के प्रथम अक्षर के अलावा अंग्रेजी नाम के प्रथम अक्षर के अलावा एक और अक्षर इसलिए लिया गया कि पहला अक्षर किसी और तत्व का भी पहला अक्षर था और वो संकेत पहले से तय हो गया था। बात समझ गए? अब कुछ तत्व के रासायनिक संकेत कुछ तत्व के रासायनिक संकेत किससे बनाए गए हैं? लैटिन नाम से बनाएंगे गए। कुछ तत्व के रासायनिक संकेत किससे बनाए गए हैं? लैटिन नाम से। एक दिल कुछ कुमार करेगा, ये सब पूछेगा क्या? पूछेगा क्वेश्चन जो नोट के पीछे में है। बात समझे कि नहीं समझे? ये तो शुरू से ही बता रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन याद करने के लिए ये सब का ज्ञान होना जरूरी है। तो पूछेगा क्या, उसका टेंशन नहीं लेना है। पूछेगा वही जो आपके नोट में है, उससे बाहर पूछेगा तो कोई नहीं बनाएगा। तो कुछ तत्व के रासायनिक संकेत किससे तय किए गए हैं? जैसे कि सोडियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? Na। सोडियम का रासायनिक संकेत क्या होता है? Na। क्यों होता है जानते हैं? कि सोडियम का लैटिन नाम नेट्रियम है। क्या है? सोडियम का लैटिन नाम क्या है? उसी तरह लोहा का रासायनिक संकेत क्या होता है? क्योंकि लोहा का लैटिन नाम फेरम है। लोहा का लैटिन नाम क्या है? फेरम है। अब फेरम से ही लिया गया क्या? नेट्रियम से ही लिया गया क्या? तो वर्तमान में जो आधुनिक संकेत का इस्तेमाल करते हैं वो आधुनिक संकेत कितने स्तर से लिखे गए हैं और 3 स्तर पर कैसे कैसे लिखे गए हैं? समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत? तो बात समझ गए। हमें नहीं लगता कि अब परमाणु में कोई दिक्कत होगा। एक तत्व का रासायनिक संकेत कितने परमाणुओं का प्रतिनिधित्व करता है? कितने? अब ये क्वेश्चन पूछ दिया और हम नहीं बताते रहते हैं तो जवाब देने में दिक्कत होता कि नहीं? है? पूछ दिया कि Fe लोहा के कितने परमाणु का प्रतिनिधित्व कर रहा है? एक क्वेश्चन है पोटेशियम का लैटिन नाम क्या? पोटेशियम का लैटिन नाम कैलियम है। क्या है? कैलियम। इसीलिए पोटेशियम का संकेत क्या है? के। बात समझ गए ना? कोई दिक्कत? परमाणु समझे? परमाणु क्रियाशील रहता कि बैठल रहता? किस तत्व के परमाणु क्रियाशील नहीं होते हैं? अक्रिय। क्लियर हो गया? अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में?
अणु मॉलिक्यूल्स, और अणु के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में एक बात आप पहले से ही जान चुके हैं कि अणु भी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण है, अणु भी पदार्थ के सूक्ष्मतम कण है, लेकिन ये परमाणु से बड़ा है, क्योंकि अणु का निर्माण किससे होता है? परमाणु से होता है। कैसे होता है कल बताएंगे दोस्तों, कल। क्लियर? आप लोग घर पर आते बहुत ज्यादा, आपको क्या लगता है नौकरी आसान है? तब मिलते हैं दोस्तों। और क्लासरूम को लगता है कि बहुत का हाइट कम है। ऐसा नहीं है, सब अपने हाइट को एक बार फिर से मेजरमेंट करवा लीजिएगा, है कि नहीं तो पूरा दम लगा दिए, अब बाद में पता चला हाइट नहीं। बात समझे किन सबको? चलिए दोस्तों, ये देखिए, पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था सही है, पदार्थ की पंचम अवस्था बोस-आइंस्टीन का ये भी सही है। हाँ दोनों, नहीं वो मिस्टेक हो गया होगा, दोनों कथन सही है। नहीं यहाँ 16 ग्राम होगा। हाँ 16 ग्राम, हाँ मिस प्रिंट हो गया। मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में, जहां बात करेंगे किसके बारे में। और दोस्तों क्या करें, और दोस्तों एक बात तो क्लियर है कि कल ऑनलाइन बंद हो गया। एक बात तो क्लियर है कि हम कल क्या पढ़ाएंगे इसकी जानकारी तो आपको रहती है, तो आप एक दो बार रीडिंग मार के आइएगा, बात समझे ना। और इस बात से आप लोग भी पूर्ण सहमत होंगे कि क्या पढ़ा होगा उसको रीडिंग मार कर आइएगा, तो समझने में दिक्कत होगा कि आसानी। तो रीडिंग मार्क जैसे अणु पढ़ाएंगे ना, तो नोट में अणु के बारे में जो कुछ भी है सबको एक दो बार रीडिंग मार देंगे। क्लियर? और 2 दिन के अंदर सब अपना हाइट का मेजरमेंट करवा लेंगे। और ध्यान दीजिए, जिनका हाइट कम है यानी कि बोर्ड के अनुसार नहीं है, उनको टेंशन लेने की जरूरत, बहुत एक टेंशनाइज हो जाते, अब क्या करेंगे। और इसी चक्कर में आपको कोई बोलेगा कि इतना ही कम है, ये बढ़ जाएगा। आपको बता दे वयस्क के आप लोग हो गए हैं, अब जितना हाइट है उतना ही रहेगा, वो बढ़। और हाइट में हम लोगों का यानी आप लोगों का कुछ चलेगा नहीं, हाइट पूरी तरह से माता पिता पर डिपेंड है। माता पिता की जो हाइट है उस तरह ही होगा, उससे ज्यादा संभव ही नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है तो उसे म्यूटेशन कहते हैं, क्या कहते हैं? और ये म्यूटेशन की घटना कभी कभी होती है। टेस्ट, अब वेट के लिए, वेट तो 2 दिन में बर्बाद कीजिए, वेट के लिए नो टेंशन। बढ़ेगा कैसे नहीं, आपको मैं इतना, हमारा जो फिजिकल ट्रेनर है ना, आपका सिर्फ हाइट होना चाहिए, उसके बाद हर कुछ क्लियर होगा। वेट के लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। जिनका वेट में अभी से 3 चीज पर फोकस कीजिए, 3 चीज पर, रोटी दाल और चावल,
ये तीनों मन से खाइएगा तबे शरीर की वृद्धि होगी। जबरदस्त दाल कौनो है, जबरदस्त रोटी कौनो है। ये एक रोटी आधा रोटी तोड़कर खोने वाले का वेट कभी बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। और मार्केट में चल रहा पाउडर फाँकने वाला, तो वो सब के चक्कर में नहीं रहना है। जो रियल है वो रियल है, ठीक है ना। मिलते हैं कल के क्लास।